जय हिंद दोस्तों। मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी, बताइए क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। सब ठीक ठाक, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी से चल रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी हम आप लोगों को बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी 2025 में हुआ था एग्ज़ाम इसका, उसका आंसर क्या आया हुआ है। तो जिसका मैं टोटल 47 शिफ्ट है शायद, 47 शिफ्ट का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसमें पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन करा के मैं इस चैनल पर डाल दिया हूँ। जो लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग वीडियो के नीचे इस वीडियो का मैं लिंक लगा दूंगा जो मैंने कराया है, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। बाकी मैं इस क्लास में आज उसी का 5 जुलाई 2025 का शिफ्ट 2 कराने वाला हूँ। शिफ्ट 1 करा दिया है। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देखे, इतने सारे अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स किए वहाँ पे उस पर, और इतने अच्छे अच्छे आपने सजेशंस दिया है कि और चीज़ें कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा, क्यों कौन कौन सा शिफ्ट कराना है। आप लोगों का ये भी डिमांड आ रहा था कि एक दिन में दो दो शिफ्ट कराइए, तो जितना पॉसिबल होगा उतना कराएंगे भाई। अभी फ़िलहाल एक शिफ्ट ही कराते हैं, तो आइए देखते हैं, इस वाले शिफ्ट को देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि एक डेस्क का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इससे अंकित मूल्य पर से 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट पूछा है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका। ठीक है, इसके दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहला मेथड, जैसे आप लोग ये जानते हैं कि ये होता है एमपी, एसपी, सीपी, ये तीनों का रेशियो लेता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये बोल रखा है कि जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी लेट मैंने क्रय मूल्य को 100 मानता हूँ, तो अंकित करता है 25% अधिक, यानी 100 की चीज़ 125 रुपये अंकित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है, इससे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किस पे छूट दे रहा है भाई? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य हमारा कितना दे रखा है? 125। इस पे कितना छूट दे रहा है? 4%। तो हम निकालते हैं, इस पे 4% का छूट देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 125 है जो अपने आप का 100% का मान है। 4% का छूट यानी 96 पे जाएगी। देखिए अब इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 चौका 100, फिर 4 से इसको काट दो 24 बार में, यानी कितना आ जाएगा? 120। अगर 4% की छूट देने के बाद से मार्क प्राइस पे कितना में बेचेगा वो? 120 रुपये में बेचेगा। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अब हमें पूछा क्या है? लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम लोग? सीपी में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान 100 की है और वो 120 रुपये में बेच रहा है, तो कितने की प्रॉफिट होगी? सीधी सी बात है, 20% की होगी। कैसे होगी? 20 की प्रॉफिट हो रहा है, सीपी हमेशा नीचे होता है, नीचे 100 हो जाएगा, इंटू में 100% निकाल देना है। ये 100 से 100 खत्म, इक्वल टू में ये आ जाएगा 20%। ये रहा भाई पूरा बेसिक से, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हुआ ये सब चीज़ें। बट एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं कि हम लोग इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अभी देखिए, ये समझ में आ गया। चलिए सेकंड अप्रोच आप लोगों को बताता हूँ। सेकंड अप्रोच क्या कह रहा है, देखिए समझते हैं। सक्सेसिव पढ़े आप, क्या होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 होगा ना, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस परसेंटेज में आएगा। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में आएगा। इसी पे बस मान रख देते हैं जो जो दे रखा है। इसने बोल रखा है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, एक्स का वैल्यू मैंने 25 रख दिया। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 4 का, यानी माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक्स का 25 हो जाएगा, माइनस का 4, यानी 25 में से -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -100, और बट्टे में ये 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 -1 कितना होता है? -5। बट्टे में कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे क्या है? परसेंट। क्या हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। और यहीं अगर माइनस में होता तो लॉस हो जाता है, यहाँ पे प्लस में है तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही बना सकते हैं। दोनों मेथड था, जो आप लोगों को दिमाग में सबसे पहले क्लिक आएगा वहीं बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, जो अगर आया सामने दिमाग में उसको यूज करके बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसके पहले सेम इसी शिफ्ट में, इसके पिछले वाले शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने कराया था। वहां पे बस हमें वहां प्रिंसिपल पूछा हुआ था, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं। सी आई माइनस एस आई बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, देखते रहिएगा। यहाँ पे इसको फाइंड करना है, लेट हमको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 47,100, लिख दीजिए 47,100।
इंटू में आर का स्क्वायर कर दे, रेट कितना दे रखा है 9%, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, बट्टे में 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 हो गया, फिर 2 जीरो और आ जाएगा बस। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे ना, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं बोल नहीं रखा है कि उसको पूर्णांक कितने पूर्णांक तक देना है, कोई दे नहीं दे रखा है, यानी जो भी आंसर आएगा ना एकदम अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट में नहीं आएगा, एग्जैक्ट आएगा आंसर जो भी आप गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो ये तो एक होगा कि मान लीजिए मैं ये 0 0 काट के फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन एक चीज़ है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो 81 होता है ना, इसमें 9 होता है, क्योंकि 9 इंटू 9 होता है, तभी तो 81 आता है। तो जो भी आंसर होगा ना 9 का मल्टीपल होगा, तो मैं क्यों इतना सारा करूँ, मैं डायरेक्ट 9 का मल्टीपल ही चेक कर लेता हूँ। आइए देखते हैं 9 का मल्टीपल देखते हैं। ये होता है 8 3 11, जैसे मान लीजिए ये 7 2 9 हो गया खत्म, फिर 8 2 9 यानी 3 आ गया, 3 9 से कटता है, नहीं कटता है, क्योंकि अंकों का योग 9 होना चाहिए। 9 का मल्टीपल 9 का डिविजिबल का रूल यही होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखते हैं 9 किसका आता है। 8 1 9 खत्म, फिर ये हो गया 5 3 8 और 1 9, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 खत्म, फिर 2 2 4 3 7, ये नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, यहाँ पर आ गया 4, तो ये भी खत्म, यानी एक ही ऑप्शन है बी नंबर जिसका 9 से मल्टीपल पूरी तरह से कट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई बताना है। ठीक है, शंकु का ऊंचाई बताना है, हाइट बताना है। शंकु कैसा होता है बना के दिखाता हूँ। ये हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का शंकु हो गया। ठीक है, इसमें इसका आधार का व्यास दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, व्यास दे रखा है, यानी डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है 100, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी रेडियस 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा 50। हमें ये फाइंड करना है, हाइट, हाइट फाइंड करना है। एक और चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, अगर यही पूछा कि अगर शंकु का टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है पाई आर आर प्लस एल। याद रखिएगा आप लोगों को, नेक्स्ट अगर कभी भी एग्जाम में आए तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। और वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैं बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ताकि आप लोग को याद रहना चाहिए। पाई आर एल दे रखा है कितना 6500 पाई, 6500 पाई। ठीक है, यहाँ पे अब काटते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे पाई का मान, पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना दे रखा है 50, 50 हो गया। उसके बाद से हमें एल फाइंड करना है, बट्टे में 6500 हो जाएगा। अब इसको 50 से काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, फिर 5 से खत्म, 5 एकम 5, 1 5 3 15 30, यानी जो एल का वैल्यू आ जाएगा ना 130 आ जाएगा, यानी जो यहाँ पे एल का वैल्यू हो जाएगा कितना 130। अब हमें फाइंड करना है क्या, हाइट। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि ये क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रेंगल बन जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिपलेट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये हाइट फाइंड करना है। तो ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे आप लोगों को एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमें अगर इतने बड़े बड़े हैं तो एक बार इसको रेशियो लेके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं रेशियो में 0 से 0 काट देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 13, यानी एक ट्रिपल बनता है 5 12 13, तो जो ये हाइट हो जाएगा ना ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, हमने 0 काटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए। पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, अगर उड़ाना हो तो डायरेक्ट उड़ा सकते हो, इतने सारे लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। वहाँ पे बस आप लोग को ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए कि 5 12 13 होता है, तो 5 यानी 50 हो गया है वहाँ पे, और 130 हो गया तो 120 हो जाएगा। मैंने इसलिए बता दिया है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे बनाने की आप लोगों को दिक्कत ना हो, फिर वहाँ पे आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने कोई बेसिक मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सोचते ही आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, फिर आप वहाँ पे वो चीज़ें लगा पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं, और उनका औसत वजन क्रमशः 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी है। तो समूह का औसत वजन बताना है, यानी टोटल जितना समूह है उसका हमें औसत वजन बताना है। आइए इसको फाइंड करके बताते हैं आप लोगों को। दिख रहा होगा आप लोगों को प्रॉपर। ठीक है, पहले क्या दे रखा है, मेल दे रखा है, फिर फीमेल है, और बच्चों को हम लोग चाइल्ड मान लेते हैं। यहाँ पे मेल कितना है 20%, फीमेल कितना है 50%, टोटल 100% होता है तो 50 और 20 70, तो चाइल्ड कितना हो जाएंगे 30%। इसका हम लोग रेशियो निकल लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा। और इनका औसत वजन भी दे रखा है कितना 45 केजी, 60 केजी, 20 केजी। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 45 केजी, ये हो जाएगा 60 केजी, और ये हो जाएगा 20 केजी। ठीक है,
एक होता है एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका मल्टीपल इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीपल इसमें करके ऐड कर देते हैं, जितना ऐड करके फिर नीचे टोटल का फिर सम करके डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही बता देते हैं। जैसे फिर दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा कि वैसे कैसे सोच सकते हैं। जैसे ये कितना होगा 45 दूना 90 प्लस ये कितना 60 बचे कितना होता है 300 प्लस 20 तीन कितना हो जाएगा 60 और बट्टे में इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5 2 7 3 10। या तो हम पूरा जोड़ दें फिर 10 से डिवाइड करें, नहीं तो 10 से सारे में काट दें, एक एक जीरो काट देंगे। तो एक एक जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 30 और 6 36, 36 और 9 कितना होता है 45। इसका यानी ये टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा 45। एक तो ये हो गया। एक और जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर डाटा कैलकुलेटिव हो, क्योंकि यहाँ पर तो ईजी डाटा है कि आप लोग यहाँ पे ईजी है तो गुणा करके बना दिए, बट सोचिए यहाँ पर कैलकुलेटिव डाटा दे दे तो फिर कैसे करेंगे। देखिए उसका भी अप्रोच बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे इसको मिटाते हैं और लेट। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा एज्यूम किया कि मान लीजिए मैंने 45 एवरेज मांगा, ठीक है, मैंने 45 एवरेज मान लिया। अब जो भी वैल्यू इससे बड़ा होगा तो उसको ऐड करते हैं और जो छोटा होता है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 45 है, 45 से 60 कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, कितने लोगों पे 5 लोगों पे, यानी कितना प्लस में हो जाएगा 75। यहाँ पे 45 20 क्या है कम है, कितना कम है 25 कम है, कितने लोगों पर 30 3 लोगों में, तो यानी कितना -75। तो ये देखिए अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा जीरो, तो 75 फिर 45 में जीरो ऐड करेंगे तो 45 ही हो जाएगा, तो एवरेज में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे ही बना सकते हैं, उसको गुणा करने की जरूरत भी नहीं है। एक संख्या कोई अपने से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने 45 ही माना है तो आएगा। वहाँ पे आप 50 रख सकते हो, 20 रखते हो, कोई भी संख्या रख सकते हो, बट मैंने एक ऐसा संख्या रखा है जिससे आप लोगों का कैलकुलेशन कम लगे और टाइम भी कम लगे, ताकि आप जल्दी से समझ पाओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि कमलेश ने इतने 1000 रुपये में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बट आप लोगों को मैं समझा देता हूँ एक बार इसको बेसिक से कैसे बना सकते हैं। पहले क्या है, पहले साड़ी है, पहले यहाँ पे हम लोग साड़ी ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे में क्या है सूट ले लेते हैं। चलिए ये सूट हो गया, साड़ी को एक्सीडेंट कर रहे हैं, सूट के एसयू से कर लेते हैं। साड़ी का कीमत कितना है 1500 है, और उसके बाद से सूट की कीमत कितना है 1000 है, ठीक है। और देखिए टोटल जो संख्या है साड़ियों और सूट की संख्या, इस 8 को कितने में खरीदा है 10,000 में, तो एक कितने में खरीदेगा, तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 10,000 डिवाइड बाई 8, 8 से करते हैं 8 एक कम 8, ये हो जाएगा 2 20, 8 दूना 16, फिर 4 8 5 40 जीरो, यानी एक का प्राइस कितना हो जाएगा 1250, क्योंकि एक एक का वैल्यू है। एक साड़ी 1500 खरीद रहा है, एक सूट 1000 रुपये का खरीद रहा है, और टोटल 8 में से निकाले हैं यहाँ पे, तो ये 1250। अब एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे, देखिए ये 1250 से कितना कम है, तो 250 कम है, और ये 1500 से 1250 कितने कम है 250 से कम है। बस अब इसका रेशियो ले लेते हैं, यानी 250 खत्म हो जाएगा 1:1। अब देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 8, टोटल संख्या 8 दे रखा, एक का वैल्यू निकल जाएगा 4 और दूसरा एक का वैल्यू निकल जाएगा 4। तो यही तो पूछा है कि 4 साड़ी और 4 सूट खरीद सकता है, ऑप्शन कहाँ है 4 साड़ी 4 सूट, ऑप्शन नंबर डी। एक हो गया पूरा बेसिक से। अगर इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बताऊं, देखो अगर इसको ऑप्शन से अगर आप लोगों को बनाना हो तो मैं बताता हूँ, बस आप लोग एज्यूम करिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक साड़ी की कीमत 1500 है, तो यहाँ पे 3 साड़ी का कीमत कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा, ठीक है, और 5 सूट का कीमत कितना हो जाएगा 5000, तो 5000 और 4500 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9500, बट यहाँ पर कितना है 10,000, तो यानी ये नहीं होगा, खत्म। दूसरा देखिए 2 साड़ी का कीमत 3000 हो जाएगा, 6 सूट का 6000, तो 6 और 3 9000, यहाँ पे कितना है 10,000, ये भी खत्म। तीसरा में देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 25 7500 हो जाएगा, और ये 3000 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 4000 ये, तो 6000 और 4000 यानी 10,000, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन में भी पुट करके रखोगे तो आंसर आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से वह स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई धनराशि है वो अपने आप का दोगुना हो जाता है, मैंने लेट मान लीजिए धनराशि 100 है, वे स्वयं का कितना हो जाती है 2 गुना, यानी 100 से कितना हो जाएगी 200 हो जाएगी। और ये पूछा क्या है कि उसका रेट
कितने परसेंट रेट के हिसाब से बढ़ जा रही है। तो कितना का इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, 100 का बढ़ रहा है। कितने सालों में हो रहा है, तो 12 सालों में। तो 100/12 निकाल देंगे, तो 100/12 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8.33%। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, मंजीत अपने आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय बताना है। ठीक है, लेट मान लीजिए कि उसका आय कितना है, 100 है, जिसमें से वो 40% खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, 60%। यही 60% का वैल्यू कितना दे रखा है, 18,000। निकालना क्या है, 100% का मान निकालना है। 100% का मान लीजिए, तो ये 60 से कितना बार में चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये हो जाएगा 3,000, तो ये हो जाएगा 30,000। तो 100 का वैल्यू 30,000। 30,000 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि यदि 3.5 रेशियो 17.4 प्रोपोर्शनल 14.4 रेशियो x है तो x का मान बताना है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल में दे रखा है, ये हो गया 3.5 बट्टे में कितना हो जाएगा, 174.17.4 बराबर में 14/x। बस अब निकाल देंगे यहाँ से। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 7×5 = 35, 7×2 = 14, इसको गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो 4×2 = 8, 17×2 = 34 डिवाइड बाई 5, ये x का वैल्यू। जब भी नीचे 5 आता है तो क्या करते हैं, ऊपर का 2 गुना करके एक पॉइंट लगा देते हैं, ऊपर का 2 गुना कर देते हैं। 8×2 = 16, 34×2 = 68 और 1 69, एक पॉइंट लगा देते हैं। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 69.6। 69.6 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 दे रखा है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12 की वृद्धि होती है और अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाए तो शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा। माध्य मतलब समझते हैं, एवरेज ही होता है, सेम जो जैसा माध्य निकलता है सेम एवरेज भी वैसा निकलता है। लेट मैंने मान लेता है कि 15 का ये 25 का कितना दे रखा है, 110। ठीक है, और इसमें ये बोल रहा है कि 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि हो रही है। तो 10 संख्याओं में 12.5 के तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से, कितना हो जाएगा, 125। 10 संख्याओं में कितना की वृद्धि हो गया, 125। फिर कह रहा है कि अन्य जो 10 संख्या में उसमें 15 की वृद्धि हो रही है, अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि हो रही है, यानी 150। अब यही पूछा है कि टोटल वृद्धि जो है, टोटल वृद्धि कितना का हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 125 का वृद्धि हो रहा है और 150 का वृद्धि, कितना का वृद्धि हो गया, अगर टोटल का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 275 का। बट हमें निकालना है क्या, माध्य निकालना है। तो टोटल 275 कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा, 25 संख्या है तो 25 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। 25 से काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा। कितना की वृद्धि हो रहा है, 11। पहले कितना था, 110। 110 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। नया मान कितना हो जाएगा हमारा, 121। ऑप्शन नंबर है। सेम एवरेज की तरह है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग एवरेज पढ़े हो ना, बस यहाँ पे इन्होंने माध्य दे रखा है, बट एवरेज की तरह निकल जाएगा। 121 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। वह पहला पेन को 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और 9% का छूट देता है। और अन्य दूसरा पेन 71% लाभ पर बेचता है, तो इस लेन देन में उसका कुल लाभ बताएं। ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बनेगा, बनेगा, बट कैलकुलेशन है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, तो फर्स्ट राउंड में आप स्किप ही कर सकते हो, क्योंकि एक बार जब इसको लगाने जाओगे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत आती है। देखो पहले मैं आप लोगों को बता के दिखाता हूँ। सबसे पहले पहला क्या है, 630 है, इस पर उसने क्या कह रखा है, 70% लाभ पे बेचता है, यानी 170/100 ये हो गया। और इसके छूट देता है कितना, 9% का छूट देता है, यानी 91/100। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा निकालेंगे कितना, 722 का 71%। फिर निकाल के जितना आएगा इसका, फिर 630 में से घटाएंगे, फिर उसका प्रॉफिट आएगा, फिर इसका प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाएंगे। देखो मैं कैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ 70% का लाभ हो रहा है और 9% का छूट दे रहा है, इस दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं। 70 - 9, अब यहाँ पे हो जाएगा -70 × 9/100, सक्सेसिव निकाल लेते हैं। 70 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 61। फिर ये हो जाएगा 9 × 7 = 63, यानी 630 डिवाइड बाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6.3, यानी 61 में से हमको माइनस करना है 6.3। ठीक है, अब जैसे 61 में से आप 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर 55 में से हमने 0.3 करना है, यानी कितना, 54.7। तो पहला दो अगर निकालें हम इसका प्रॉफिट, तो 630 का डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कितना, 630 का निकालेंगे 54.7%। परसेंटेज यहाँ पे परसेंट में 100 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा।
ये हो गया, डायरेक्ट इसका प्रॉफिट आ जाएगा कितना इस पे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। चलो भाई ये हो गया इसका। दूसरा में क्या कर रखा है कि 722 पे 722 को 71% लाभ पे बेचता है, तो 722 का 71% निकाल लेते हैं, 71/100। अब जो ये दोनों इसका प्रॉफिट आएगा और इसका प्रॉफिट आएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट इसका आ जाएगा। अब निकालते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, देखिए कैसा है। 10 से 10 खत्म। अब बच्चा क्या, 547 में 63 से गुणा करना है। डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 547 में 63 से गुणा कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि 63 को तोड़ के गुणा कर सकते हैं, 9 से 63। पहले 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 7 से करेंगे, बट लेकिन डायरेक्ट ही कर देता हूँ, उतना करने की कोई जरूरत नहीं। 7 3 21 का 1 2, 4 3 12 और 2 14, 1 5 3 15 1 16, 7 6 42 को 2 4, 6 4 24 और 4 28 2, 6 5 30 और 2 32। कितना आ गया यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, 1 6 8 6 14, फिर 3 1 4 और यहाँ हो गया 3, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 पॉइंट यहाँ पे 344.61 आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं, इसमें 71 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 722, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हाथ, 7 दूना 14 1 15, हाथ में 1 और 7 से 49 और 1 50, 2 6 7 5 12, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो गया, फिर 2 जीरो यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 512.62, 512.62। देख रहे हो कैलकुलेशन किस लेवल का है। तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा, कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब इसको एड ऑन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 और 1 3। यूनिट डिजिट में 3 किसका है, देखो इसी का है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक बार कर लेते हैं पूरा, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, ठीक है, 4 2 6 1 7, फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 5 3 8, 857.23, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है कि जादू की इसको जादू से बना लेंगे। निकालना है तो निकालना है और मल्टीप्लाई करना, बस आपको मल्टीप्लाई कितना फास्ट आ रहा है वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ रहा है, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनर में 2 प्रकार के तेल को इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल 1 प्रकार के तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना लीटर हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद प्रकार में संपूर्ण तेल को इन कंटेनर में भरा जा सकता है। लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज देख के लग रहा होगा कैसा इतना महान सवाल पूछ दिया, एकदम तगड़ा सा। और कुछ नहीं है, बस एक लाइन इसमें समझने वाली बात है। देखो क्या कह रहा है, बस ये वाली अगर लाइन आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। ये देखो, प्रत्येक कंटेनर को अधिकतम आयतन, अधिकतम समझ रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें का जो दोनों दे रखा है ना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF। बस 156 ये हो गया और यहाँ पे कितना दे रखा है, 256। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है कि वैसा कौन सा एक संख्या हो जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, 6 उठाते हैं, 6 क्या दोनों काट रहा है, यहाँ पे 6 दूना 12 3 6 6 36 काट रहा है, फिर ये 6 को 24 16 नहीं काटेगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। फिर आते हैं सी नंबर उठा के देख लेते हैं, 10 तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 है ही नहीं, तो 10 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, 13, हाईएस्ट कॉमन 13 ही देख लेते हैं। 13 कम 13, फिर कितना होगा, 7 5 12, ये वो कितना होगा, 126। 13 के पहाड़ा में 126 आता है क्योंकि 13 9 117 होता है, सीधी सी बात, ये भी खत्म। बचा क्या, तो 4 ही होगा आंसर। और 4 के लिए क्या, अंतिम का 2 डिजिट कटना चाहिए, 14 चौका 56 होता है, ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी होगा। तो इसमें कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज घुमा रखा था कि इतना लंबा है, बस एक चीज इसमें पकड़ लोगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। ABCD के समांतर है, एक तिर्यक रेखा PQ ABCD को क्रमशः E और F पर प्रक्षेपित करती है। चलो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। चलो बोर्ड का कुछ यूज कर लेते हैं। ये एक हो गया, ये लाइन हो गया एक, और एक ये लाइन हो गया, ठीक है। और एक कोई रेखा है जो प्रतिच्छेदित करती है, ये इन दोनों को प्रतिच्छेदित करती है, बना दिया यहाँ पे। कह रहा है क्या, ये AB है, ये क्या है, CD है, ठीक है। कह रहा है PQ AB को, जो ये P है और Q है, AB और CD पे प्रतिच्छेदित, E और F पे प्रतिच्छेदित करती है। ये E हो गया और ये F हो गया, E और F पे प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रखा है, देखिए आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। तथा एंगल PEB 56 डिग्री है। PEB क्या है, 56 डिग्री है। कहाँ दे रखा है, PEB ये वाला एंगल कितना है, 56। आगे क्या कह रखा है, GAB और CD के बीच एक बिंदु है। कोई AB और CD, ये AB हो गया, CD, यहाँ कोई एक बिंदु G है, अब मालूम नहीं, यहाँ लिख लेते हैं G है, ठीक है। आगे कह रहा है फिर AB और CD के बीच बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BEG 32 डिग्री है।
BEG अब बनाते हैं किधर, BEG ये है, BEG कितना है भाई 32 डिग्री है। फिर आगे पढ़ते हैं एंगल GFE 47 है, GFE ये वाला एंगल GFE 47 है। ठीक है, तो पूछा क्या है, देखते हैं पूछा क्या है। एंगल EGF, एंगल EGF यानी इस वाले एंगल को पूछा है भाई ने। किस वाले एंगल को पूछा है, इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसमें दो तरीके से बता सकता हूँ। पहले तरीका आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए ये दोनों साइड का एंगल का एक होता है, दोनों साइड का एंगल का योग होता है ये वाला एंगल। यहाँ पे 32 है और ये वाला निकल जाएगा तो ये वाली मान आ जाएगी। आप एक चीज़ आप पढ़े होंगे, जब लाइन एंड एंगल पढ़िएगा ना तो संगत कोण होता है। ये 56 डिग्री है तो ये भी 56 डिग्री होना चाहिए। जो ऊपर वाली मान लीजिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये 56 है, ये 47 है, तो ये कितना आ जाएगा अपना 47 में क्या जोड़ोगे 56 आ जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे। अभी ने बताया कि ये दोनों एंगल का योग इसके बराबर होता है, तो 32 में 9 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 32 + 9 इक्वल टू क्या 41, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 41। कहाँ दिख रहा है 41, ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये हो गया। अब दूसरे लोग और एक और तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं बताएं, देखिए यहाँ इसी को मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। हमें x का मान फाइंड करना है, x निकालना है। देखिए जब भी एक सीधी रेखा होती है ना, और सीधी रेखा पर कोई भी एंगल बनता है ये सीधा रेखा, तो 180 का होता है। यहाँ पे 56 है और 32 है, 56 और 32 कितना 50 30 80 6 2 8 88, यानी ये हो जाएगा 92। ये 92 हो गया, ये 47 हो गया। तो 180 माइनस में से दोनों ऐड करके 180 में से घटा देंगे तो x वाली मान आ जाएगी। निकाल दो भाई, 92 + 47 कितना हो गया, ये हो गया 7 2 9 और ये हो गया 9 4 13 139, यानी 180 में से 139 माइनस करेंगे तो 41, ऐसे भी आ जाएगा 41। तो दोनों तरीका से बना सकते हो, दोनों तरीका मैंने बता दिया। जो आपको तरीका उचित लगे आप वैसे बना सकते हो। बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एंगल संगत कोण इसके बराबर में होता है, दोनों बाहर का योग इसके अंदर के योग के बराबर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या रखता है, जब 26 40 22 और 34 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। प्रोफेशनल की सवाल है, इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है, तो यदि इतना और इतना है तो y जो है 0 से बड़ा है तो y का मान निकाले। प्रोफेशनल की सवाल है। इसको दो तरीके से भी बता सकता हूँ, बट लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हो गया 26, ये हो गया 40, ये हो गया 22, ये हो गया 34। सबसे पहले 26 और 40 यहाँ पे ले लेंगे, 26 और 40। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 26 और 22 का डिफरेंस कितना है 4 का, और 40 और 34 का डिफरेंस कितना है 6 का। यहाँ पर चीज़ें समझने वाली है कि ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा तो कितना का है 14 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 2 का। तो ये 14 है, ये 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे। तो करिए बराबर, बराबर करने के लिए क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, इधर भी 7 से। तो अब ये कितना आ जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 छके 42। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है 26, ये कितना है 28। तो 26 में क्या जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, वहीं x का मान हो जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो x का वैल्यू 2, ऐसे भी नीचे भी से निकाल सकते हो। 40 में क्या जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, तो 2, यानी x का वैल्यू 2 आ जाएगा। बस अब रख देते हैं, x का वैल्यू 2 है तो पूछा क्या है हमें 4x मतलब क्या 8 बट्टे में y, फिर बराबर यहाँ पे y हो जाएगा 7x। तो 7x में 2 से गुणा कर देंगे तो 14 में से 6 माइनस हो जाएगा 8, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 8, तो y बराबर 8। y बराबर 8 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच है, इसको समझिएगा। एक इस पे 2-3 क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट शिफ्ट में कराऊंगा, तो आप खुद वहाँ पे वीडियो पॉज करके फिर लगाइएगा, फिर आपको अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ क्वेश्चन लग रहे हैं हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराया पर और 2500 बिलों पर खर्च करता है, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। देखिए उसका कितना कमा रहा है, वो प्रति महीने में कमा रहा है भाई साहब 10,000। उसके बाद से क्या कह रहा है 6,000 किराए पे खर्च कर दे रहा है, 2500 बिलों पे खर्च कर दे रहा है। टोटल कितना भाई साहब ने खर्च कर दिया, तो 8500। सेविंग कितना हुआ 10,000 में से 8500 खत्म हो गया, यानी सेविंग के नाम पे उनके पास कितना बचा 1500। कितने 1500 कितने हर महीने बचा रहे हैं। बट एक लाइन इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि इस साल में पूछा है कि एक साल में उसकी बचत
ज्ञात करना है। लेकिन एक और चीज़ इसमें बोल दिया, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। मान लीजिए कि 1 साल है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मेरा ही बर्थडे, जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे जनवरी में पड़ता है, मैंने क्या किया, जो मैंने 1500 रुपये बचाया था ना, मैंने जनवरी में वो भी खत्म कर दिया, यानी 1 महीने का वो भी बचत खत्म हो गया। बच्चा मेरे पास कितने महीना, 11 महीना। तो 11 महीने में क्या बताऊंगा, 1500 बचाऊंगा, यानी 11 महीना 1500 बचाएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे गलती कर देंगे, डायरेक्ट लोग 12 महीने देके आंसर निकाल देंगे, बट यहाँ पे होगा 11, बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16500, यानी 1600 500 की बचत होगी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। वो वाली लाइन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें उतनी, इसमें एक लाइन समझ लोगे तो कुछ नहीं है, बिना कलम उठाए भी बना सकते हो, बट मैंने लिख के बता दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 सेंटीमीटर, 5400। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल सर्कुलर कोन इज 5400 पाई, यहाँ पे ये पाई मिस्टेक हो गया, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसके आधार का व्यास 144 है, तो शंकु की ऊंचाई सेम इसके पीछे जो अभी बताया था ना, सेम सवाल है, बस इसमें डाटा चेंज है। चलिए बना के दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये हो गया शंकु, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है व्यास 144, तो रेडियस इसका हो जाएगा 72, आधा हो जाता है। ये हाइट हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने दे रखा है, क्या, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। पाई आर एल कितना दे रखा है, 5400 पाई। यहाँ पे देखते हैं, पाई से पाई खत्म, रेडियस 72, एल निकालना है, 5400 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 9 से काटोगे तो 9 8 72, 9 5 75, 9 6 54, ये फिर 8 से कट जाएगा, 8 7 56, और 4 8 5 40, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा, 75। ये एल का वैल्यू आ जाएगा 75। ट्रिपलेट लगा देंगे 72 75। जैसे मान लीजिए अब किसी को मालूम ही नहीं कि 72 75 होता क्या है, तो इसको भाई रेशियो ले लो। इसका अगर रेशियो का मान लो मैं 3 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 24, ये 3 से काट दो 25। तो रेशियो आप लोग मालूम होता है, रेशियो तो ये आ गया, बट ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। तो यहाँ पे 7 24 25 दे ही रखा है 7, यानी एज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। 7 नहीं आ जाएगा, जो आप काटे वो 3 से, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 आ जाएगा। एज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। ईजी है, बस ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो ऐसे निकाल दो, क्या दिक्कत है। मान लीजिए ये, इसको हम लेट, ये वो एल स्क्वायर मान लेंगे, फिर एच स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर, तो दोनों इन दोनों का ऐड करके फिर बराबर में एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात सीधे 2:1 होगा। अब बोले वो कैसे लगा दिया, पता है, चलो आते हैं यहाँ पर देखते हैं कैसे हो गया। चलिए मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और ये एक यहाँ पे कोड है जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं। इस पे ये कह रहा है बीच में कोई केंद्र है 0, मान लीजिए केंद्र O मान लेते हैं। किसी वृत्त की जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, इसके बनाए गए कोण उसके परिधि पे, मान लीजिए परिधि पे बनाए गए कोण का कितना अनुपात होता है। देखिए जो यहाँ पे वृत्त से जब यहाँ पे केंद्र पे बनाओगे ना, तो हमेशा क्या होता है, ये जो परिधि का वैल्यू अगर x होता है तो इसका 2 गुना होता है 2x। परिधि पे आप कहीं से भी बना लो, जैसे मान लो ये परिधि पे यहाँ भी x हो जाएगा, परिधि से ऐसे ही बना लो, ये भी x हो जाएगा, लेकिन उसके जो केंद्र पे बनाओगे, केंद्र पे हमेशा 2 गुना होगा। यही तो पूछा है कि इसके वृत्त क्या, केंद्र परिधि पर किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या है, केंद्र पर बनाए गए केंद्र का क्या है 2x, और परिधि पे क्या बना है x, काट दो तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट बना लोगे, बस खाली इसका फंक्शन मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 थी, तो उसकी चाल दशमलव में एक स्थान ज्ञात करें। इसका यानी स्पीड निकालना है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे बोला है कि शेष दूरी की 4/3 थी, यानी मान लीजिए शेष दूरी उसने 3 तय करनी है। जैसे तय कितना कर लिया है, 4 तय कर लिया है, बट इसने ये भी बोला कि 37 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय 1 घंटा 5 मिनट लगता है साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई शेष दूरी कितनी थी, यानी टोटल दूरी कितना हो गई 7। 7 का वैल्यू कितना दे रखा है 37, बट उसने तय किया है कितना, उसी का कितना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय किया वो निकालना है हमें, स्पीड निकालना है। तय कितना किया है 4, तो निकाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 37/7 × 4।
37 में 4 से गुणा कर दो तो 35 चौका कितना होता है 140, 4 दूना 8, 148/7। ये हमारा कितना हो गया किलोमीटर। अब निकालना क्या है हमें स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आएगा कितना 148/7। टाइम कितना दे रखा है 1 घंटा 5 मिनट। यहाँ पे देखिए कितना टाइम लगता है उसे 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटे 5 मिनट क्या 60 और 5 65 मिनट, तो इंटू में क्या हो जाएगा 65। अब इसको घंटा में बदलना है तो नीचे 60 आएगा तो हम डायरेक्ट इसको ऊपर ले लेते हैं 60। बस अब इसको कट कर देते हैं। अगर इसको 5 से काट करते हैं देखिए 5 से 13 बार में, 5 से 12 बार में, नीचे कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, नीचे हो जाएगा 91, ऊपर देखो 12 बटे 96 के 6 हाथ में 9, 12 चौका 48 और 9 57 हाथ में 5, 12 और 5 1776। अब देखो इसको बताएं कैसे डिवाइड करना है। देखो हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 91 का 2 गुना कितना होता है 182, यानी 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1820। यानी जो भी वैल्यू होगा ना 2 गुना से कम होगा, 2 गुना से कम। तो यहाँ पे देखिए ये 2 गुना से यानी 2 से ज़्यादा है, ये भी 2 से ज़्यादा है, यानी 2 को तो खत्म हो गया। अब 2 गुना से कम कितना होगा, ये 1820 या 1776, यानी थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो 14.5 है, यहाँ पे 19.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बैठ के अपना टाइम बर्बाद करें एग्जाम में, उसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट निकाले फिर ऐसे करें। बस इसमें वही तो होता है कि अपना अजम्पशन लगा के अप्रोक्सीमेट ना निकाल के इसको समझ लें कि हाँ ये वाली मान होगा, उसका अपने हिसाब से करके फिर निकाल लेंगे। तो पूरा कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। चलिए मीनार बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है मीनार हो गया अपना, ठीक है। कह रहा है भूमि की स्थिति है, उन्नयन कोण यहाँ पे क्या 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसका मीनार की पाद मतलब ये नीचे वाली दूरी होती है, इन्होंने दे रखा है 48। इसका वैल्यू मान पता है, जब 30 डिग्री होता है तो सामने का वैल्यू 1 हो जाता है, ये हो जाता है √3, ठीक है, और ये हो जाता है अपना 2। ये मालूम होना चाहिए डायरेक्ट आप लोगों को। अगर वहीं 60 दे तो सामने √3, ये हो जाता है 1, ठीक है। अगर वहीं 45 दे तो 1 1 और √2, तो 2√2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेंगे। √3 का वैल्यू 48 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर 1 का वैल्यू हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 16√3। और यही तो निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना है क्योंकि इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। अब बोलोगे भैया 16√3 कैसे लिख दें, देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब भी अगर मान लीजिए कि जैसे √3 का वैल्यू कितना है 48, तो नीचे अगर ये 1 का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 48/√3। तो जब भी नीचे √3 होता है तो उसको रूट हटाते हैं, तो √3 हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी √3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40√3 ऊपर, तो और नीचे √3 गुणा करके 3 हो जाएगा, 3 से काट दो डायरेक्ट 16√3। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था 16√3, ठीक है। और इसी का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए। एकदम पढ़ने में मग्न है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा भी मोटिवेशन बना रहा है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ये भी कोई सवाल है, बहुत ईजी है। देखो कोई एक पाइप है 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा क्या है 20 मिनट में खाली कर सकता है। बस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 20, 10 दूना 20 और ये 20 से 20 -20। और ये पूछा है कि दोनों एक साथ खोल दिया तो कितना मिनट में भर जाएगा। दोनों मान लीजिए 20 है, दोनों एक साथ, ये कितना काम कर रहा है 2, और एक कम खाली कर रहा है, तो 2 में से कम कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 20। कितना लगेगा 20 मिनट ही तो लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ते ही समझ में आ गया क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय अंक में ये दे रखा है, जहां x और y क्रमशः निम्नतम और उच्चतम अंक है। यदि अंकों का प्रास और औसत क्रमशः 70 और 64 है, तो क्रमिक युग्म x और y का मान बताएं। प्रास मालूम है, प्रास निकालने के लिए होता है कि उच्चतम में से लोएस्ट वाला घटा देते हैं, यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट घटा देंगे तो प्रास आ जाएगा, जिसका वैल्यू दे रखा है कितना 70। और लेकिन बस यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, टोटल का ऐड करके फिर जितनी संख्या है उसको से डिवाइड करते हैं, निकालते हैं एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो x + y आ जाएंगे, x + y। अब ऐड करते हैं, ऐड देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गया 3 9 3 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 3 21, 21 और 8 29, 29 6 35, 35 और 5 40 और 8 48, तो ये हो गया 48। बचा हाथ में कितना 4,
यहाँ पे देखो 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 6 37, 37 और 6 43, 43 7 50, 55 3 58 और 2 60, 60 और 4 64, यानी कितना हो गया ये 64, यानी 648 हो गया। बट्टे में कितने संख्या है ये टोटल 12 संख्या बोल ही रखा है, 12 विद्यार्थी 12, और इसका एवरेज कितना दे रखा है इन्होंने 64, यानी इसका एवरेज 64 दे रखा है। बस अब इसका कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट इसको 12 से काट देते हैं, 12 से इसको काटते हैं तो 12 पचे 60, 12 चौका 48, यानी x प्लस वाई 12 इजकल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 64 में 54 यानी 10, तो x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 120। ठीक है, हमें अलग अलग मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, तो x प्लस वाई हो गया 120। अगर मान लीजिए कि y माइनस एक्स निकालना है, जैसे मान लीजिए y माइनस एक्स इजकल टू कितना हो गया 70, हमें जैसे मान लीजिए y निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, तो बटा क्या 2y, और इसको जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 190 बटे 2 यानी 95, y का वैल्यू कितना है 95, ये है 95। बहुत ऐसे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने 12 से डायरेक्ट कैसे काट दिया। देखो यहाँ पे समझा देता हूँ, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो डायरेक्ट मैंने कैसे कर दिया, समझाया आप लोगों को। देखो अगर मान लो कि 12 से अगर काटूंगा तो ये भी तो 12 से होगा, तो देखो x प्लस वाई बटे में 12 प्लस में कितना हो जाएगा 648 बटे 12, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, बराबर में कितना हो जाएगा 64। तो मैंने क्या किया x प्लस वाई बटे में बराबर 12 और इसको काट दिया 54 बार में, ठीक है, तो ये बराबर में 64 और ये माइनस हो जाएगा 54 जाके, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 12 इजकल टू में 10, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 120। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे काट दिया, तो ये थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, आप लोग को समझिएगा बनाइएगा, तो ऐसे जब कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बस सिंप्लीफाई करना है, कर देते हैं। 2 + 3 का होल स्क्वायर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x, मान लीजिए 2ab होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यहाँ 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6 दूना 12x, फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है तो सारे माइनस हो जाएगा अंदर वाले, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x और फिर माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, भाई यहाँ पे घटा देते हैं, 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 12 में से 2x कर दोगे तो 10x हो जाएगा, और 9 में से घटा दोगे तो 8 हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ऑप्शन नंबर है। ये तो हो गया, चलो सिंप्लीफाई, इसको हम वैल्यू पुटिंग भी करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताएं, देखो कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू 1 रख देते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या है 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आ जाएगा कितना 21। देखो कौन सा ऑप्शन 21 दे रखा है, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 10 3 13 और 8 21, यहाँ पे देखो 4 12 4 16 8 24 नहीं होगा, 3 और ये 7 3 10 6 16 नहीं होगा, 4 10 10 10 20 नहीं होगा, यानी 21 ऑप्शन नंबर है। तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, बाकी मैंने सिंप्लीफाई भी करके भी बता दिया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान कितना होगा। यहाँ पे बहुलक दे रखा है 140। अब इसमें हम देखेंगे कि 140 आएगा कैसे, बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 140 हम कैसे लें। देखिए सबसे पहले 140 इसमें आएगा, जैसे मान लीजिए तो वर्ग हो गया और ये बराबरता हो गया, ये जितने सारे ना मॉडल क्लास होते हैं, तो जो 140 होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कितना 125 से लेके 130, ठीक है, तो 125 से लेके 130 का मतलब क्या होगा कि कोई भी संख्या जो होगी 125 से ज्यादा और 130 से कम होगी। ठीक है, वहीं पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आते हैं 135 से 140, बहुत बच्चे तो कहें कि इसमें भी आ सकता है मॉडल क्लास बहुलक 140, बट इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 135 से लेके 140 तक जाना है, लेकिन 140 तक जाना है क्या 135 से लेके 140 से कम, यानी 140 नहीं जाना है, यहाँ पे आएगा मॉडल क्लास 140 से लेके 145, क्योंकि 140 से ज्यादा और 145 से कम, समझ रहे हो। तो इसमें ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि इसमें तुक्का मार के आप बना सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखिए मोड बराबर होता है लोअर क्लास प्लस, ये हो गया f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में ये हाइट, यहाँ पे हाइट भी होता है w भी होता है, जो ये हाइट इसको दर्शाता है इन दोनों का गैपिंग, यानी डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, कौन मॉडल क्लास का,
देखिए अब सारे वैल्यू अब एक एक करके मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे लोअर क्लास क्या होता है, लोअर क्लास 140, यानी लोअर क्लास 140 से स्टार्ट हो रहा है 145 तक, तो ये अपना हो जाएगा लोअर 140, ठीक है, लोअर क्लास। उसके बाद से यहाँ पे बोला है F1 का वैल्यू क्या होता है, ये x जो है F1 में आता है, ठीक है। और उसके बाद से F0, इसके जस्ट बगल वाले F0 हो जाते हैं, यानी ये 33 क्या हो जाएगा F0, और इसके जस्ट बाद वाले होते हैं F2। तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ये चीज़ें होती हैं बस। अब जितना दे रखा है हर एक चीज़ें बता दिया हूँ। ये हाइट होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी हाइट यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर देंगे। एल कितना दे रखा है हमें, 140 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए मोड कितना दे रखा है, 140, यहाँ पे भी आ जाएगा 140, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस। F1 कितना है हमारा, 1 से। F0 कितना है हमारा, 33, फिर 2F1 कितना है, x, तो 2x हो जाएगा। F0 33, F2 कितना है वहाँ पे देखिए 31, ठीक है। और हाइट कितना दे रखा है, 5, हाइट हो गया अपना 5। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस में होगा और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये सिर्फ अब कुछ नहीं, यहाँ पर x माइनस 33, 2x माइनस 33 31 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5। अब देखो ये जो 5 है ना, इधर आके बट्टम हो जाएगा, तो 0/5, यानी 0/5 यानी ये खत्म हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 33, और ये बट्टे में हो जाएगा 2x माइनस 64, और बट्टे में यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये भी 2x माइनस 64 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ कौन, x माइनस 33, और बराबर में 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33। x का वैल्यू कहाँ दे रखा है, 33। ऐसे बनेगा। बस आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होगा तो सारे वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उससे 40% का लाभ हुआ, और उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ें दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे क्या है, पैसा सेम है। जब भी अगर पैसा सेम होता है ना, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होता है पलट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया सीपी और यहाँ पे एसपी, क्योंकि एक ही रुपये में क्या कर रखा है, पहले बेच रहा है और फिर एक ही रुपये में कितना खरीदता है। बस अंतर क्या है कि प्रॉफिट, उसको 40% का प्रॉफिट हो जा रहा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। प्रॉफिट हो रहा है नहीं, ऐड हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 5 का कोई चीज़ है वो 7 में बेच रहा है, पैसा सेम है, पूरा रिवर्स हो जाएगा, यानी 7 का सामान फिर 5 में बेचेगा। यही दे रखा है क्या, कि 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, यानी जो 5 का वैल्यू है ना, बेचा है 5 का वैल्यू 5 दे रखा है, तो फिर पूछा 1 रुपये में कितना खरीदेगा, 5 में 5 बेचा है तो 7 में 7 खरीदेगा, तो ऑप्शन नंबर 1, तो ऐसे हो जाएगा 7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों को 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो आदमी की चाल बताना है, मेन का स्पीड बताना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे मान लीजिए टैक्सी है, टैक्सी भी चल रही है, और इधर से क्या है, मेन है, मेन भी आ रहा है। हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए इन लोगों का डिस्टेंस फिक्स है, आदमी इधर से आ रहा है कितना, जैसे मान लीजिए आदमी यहाँ तक आ गया है 10 मिनट तक, यहाँ पे टैक्सी आ गई है, टैक्सी कितना टाइम ले रही है जाने में, 28 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट आ गया है, तो यानी टैक्सी को और कितना जाना है यहाँ पे, 18 मिनट। टैक्सी का टाइम मालूम हो गया, आदमी का टाइम मालूम हो गया। आदमी कितने मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में, टैक्सी कितने मिनट और जाएगी, 18 मिनट। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे टाइम, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। जब भी डिस्टेंस फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो टाइम का अपोजिट हो जाता है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो गया ये, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग टैक्सी को टी मान लेते हैं और मेन इसको मान लेते हैं। टैक्सी का कितना दे रखा है, 18, मेन का कितना है, 10। अब ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड अपोजिट हो जाएगा, तो हम इसको रेशियो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 9 और 5, तो इसको कर लेते हैं 5 और 9। टैक्सी का इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। क्या चल रही है भाई, टैक्सी। निकालना क्या है, मेन का। देखिए टैक्सी का कितना है, 5, यानी 5 का जो वैल्यू है 74 दे रखा है, हमें निकालना क्या है, 9 का मान निकालना है, तो 74/5 इंटू में 9। ये तो एक तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, चेक कर लेते हैं 9 का मल्टीपल, 5 5 10, दोबारा 1 13, नहीं होगा। 8 8 16, 2 18 19, नहीं होगा। अभी हो गया कितना, 4 1 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 3 3 6 3 9, ये भी हो सकता है, फंस गए। चलो डायरेक्ट काट देते हैं। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 9 चौके 36, 7 में 3, 9 से 63 और 3 66, बट्टे में 5। जब भी नीचे 5 होता है, ऊपर वाली संख्या को 2 गुना करके एक अंक के बाद से
पॉइंट लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13, 6 दूना 12 और एक 13, कितना आ गया 133.2। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये सॉल्व करना है निम्नलिखित का, इसको हमें नहीं लग रहा है कि सॉल्व करने की जरूरत है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, और सारे बच्चे जितने मेरे भाई यार हैं सब लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 है का विविक्तर कितना होगा, साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इसका समीकरण में कितने वास्तविक हल है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मालूम होता है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस अब रख देंगे वैल्यू। बी का ये हो जाता है, ये होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1, 4 इंटू 1, सी का वैल्यू कितना है 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 13 चौका 52, 52 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -48, कहाँ है -41, -48 ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोला है कि समीकरण का कितना वास्तविक हल हो सकता है। जब भी अगर ये डी का वैल्यू माइनस में आता है ना, तो हम कोई भी इसका मूल नहीं होता है। ठीक है, तो एक ही से अगर -48 आ गया, इसको अगर मालूम ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कह रहा है क्या, एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित को संतुष्ट करता है। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ये है 29/4 के पावर 3। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम लिखते हैं 4/29, तो इसको अगर हम पलटते हैं, मान लीजिए ये हो गया 4/29, पहले लिख लेते हैं सारे, तो फिर 29/4 के मान हो गया 11, बराबर में वाला निकाल देंगे। एक फार्मूला होता है, आप लोगों को मालूम है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, x/y का वैल्यू अगर m होता है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y/x का वैल्यू -m। ठीक है, इसी पे बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको मैं पलटता हूँ, जैसे ये हो गया 4/29, तो ऊपर ये वाला प्लस में है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा बस। अब ये सेम है 4/29, ऐसे ही हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको हम पलटते हैं, तो ये हो जाएगा 4/29, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 11, इसको हटा देते हैं। और बराबर में इन्होंने दे रखा है 4/29 का वैल्यू 9m + 7। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, ये सारे बराबर है बेस, तो सबको ऐड कर देते हैं। -3 + 2 -11 बराबर में हो जाएगा कितना 9m प्लस में 7, बस अब कर देते हैं इसको। -3 -11, -14 में से 2 करेंगे तो -12 हो जाएगा, -12। अब ये हो जाएगा 9m + 7, इधर 7 आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से -12 -7 -19, तो 9m बराबर -19, तो m बराबर हो जाएगा -19/9, -19/9 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस वो फार्मूला मालूम होना चाहिए जो आप लोगों को बताया था, उसी फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मान लीजिए xy = 2/5, yz = 4/7, यदि इतना है तो x y z का वितरित है तो x और y और z का धनराशि निकाला है। यहाँ पर रेशियो दे रखा है, जैसे मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। x y कितना है 2/5, फिर y z कितना है 4/7। रेशियो निकालने के लिए क्या कहते हैं, जो खाली रहता है सेम उसके जस्ट बगल वाले से भर देते हैं 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो गया 5 चौका 20, ये हो गया 7 5 35। अभी तो कट नहीं रहा है, टोटल ऐड कर लेते हैं। 20 और 35 कितना होता है 55, 55 और 8 63, 63 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 15120। अब इस तीनों का मान निकालना है, सारे का मान देखिए अलग अलग है, अलग अलग किसी एक का मान, मान लीजिए हम एक 8 का मान निकाल लेते हैं, तो 8 का निकाल लेते हैं 15120/63 × 8। चलो 9 से काटते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 1 = 9, 6 × 61, 9 × 5 = 9, 6 × 54, फिर 7, 9 × 8 = 72, 0, फिर 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 चौका 28। अब 240 में 8 से गुणा करना है, 0, 8 चौका 32, 3, 8 दूना 17, एक का वैल्यू कितना है 1920, 1920 क्या है ऑप्शन नंबर सी। बाकी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। अब देखिए ये तो हो गया पूरा, मतलब मैंने बेसिक से निकाला, इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं ऑप्शन अप्रोच बताता हूँ,
यहाँ पे वाई जेड का रेशियो कितना दे रखा है 4:7। तो जो भी ये वाई का हो गया, ये जेड का जो भी ऑप्शन होगा ना, ये भी 4/7 में उसका होना चाहिए इसका रेशियो। ये देखिएगा तो 45 और 78 यानी 1 पॉइंट कुछ के करीब में आएगा, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ये देखिए 600 और 64 ये तो पास पास में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 00 से 00 खत्म, इसको काट दिए, 12 चौका 48, 12 7 84 यानी 4/7 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस खाली इसका भी रेशियो देख लें कि वाई जेड का होना चाहिए 4 और 7 के अनुपात में, तो उसे ऑप्शन सही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। चलिए टाइम एंड वर्क हिसाब से बनाते हैं। जैसे एक पहला टंकी 9 घंटे में, फिर दूसरा 6 घंटे में भर रहा है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 6 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए 18 हमें काम करना है तो इसका एफिशिएंसी कितना है 2, इसका एफिशिएंसी 3। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 18 काम कराना है तो 2 और 3 यानी 5, इतना काम हो गया। ठीक है, और मान लीजिए अगर 3700 लीटर टंकी फिल करने में हमें इतना समय लग रहा है, तो 6400 लीटर फिल करने में कितना समय लगेगा, निकाल देते हैं। यहाँ पे 3700 फिल करने में कितना समय लग रहा है 18/5, और हमें निकालना है कितना है 6400 का। तो देखिए ये हो गया 18/5, 3700 नीचे आ जाएगा, इंटू में 6400 हो जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे इसका, यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 00 से 00 खत्म। यहाँ पे देखिए अगर मैं 18 से अगर काटूँ इसको, 18 से इसे काट दूँ तो 18 चौका 72, यानी लास्ट में क्या होगा 2, जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट का यूनिट डिजिट 2 आएगा। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बट फिर भी बना देते हैं। देखो 18 चौका 72, हाथ में लाल 7, फिर हो गया 18 छके कितना होता है 18×95, 18 छके 108, 108 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 115, और बट्टे में कितना हो जाएगा 37 का 5 गुना, 7 5 35, 3 5 3 15 और 3 18, 1152/185, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 194 प्लस 6 गुणे इतना दे रखा है, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए 6 और +5 क्या हो जाएगा -1, ये प्लस में 1 यानी पूरा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब 0 ये हो गया, अब नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0, तो यहाँ पे बचा क्या 194 + 0, आंसर क्या आ जाएगा 194। तो इसमें कुछ था ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी 194 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का ये रहा टोटल 30 सवाल आप लोगों का। अब यहाँ पे है रेलवे गणित। ठीक है, सबसे पहले कि जो भाई लोग अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों का, जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, फिर आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, और एनटीपीसी का जो जैसे अंडर ग्रेजुएट का होगा उसका मेंस भी होगा, जैसे अभी ग्रेजुएट लेवल का मैंने आप लोगों का सेट कराया इसका भी मेंस होगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए अगर मैथ्स में पूरा फुल मार्क्स लाना है, मैथ्स में अगर आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए, तो ये आपके पास रेलवे गणित होना चाहिए। क्योंकि देखिए रेलवे गणित का खासियत क्या है, पहले तो ये फर्स्ट एडिशन आई थी, बहुत तगड़ा इसका रिस्पांस रहा, बच्चों के बीच बहुत बढ़िया इसका प्यार रहा, हर बच्चों के पास है। बट इसमें इस बार सेकंड एडिशन आ गया। सेकंड एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले जो सारे एग्जाम्स हुए थे रिसेंटली में, जैसे आरपीएफएसआई, कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन, उस सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन करके इसमें अपडेट कर दिया गया है। देखिए इसमें टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है इसमें, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसमें सॉल्यूशंस भी दे रखा है। जैसे मैं आप लोगों को 2 मेथड बता रहा था, सेम इसमें भी 2 3 मेथड मिलेगा एक क्वेश्चन को, कि पहले इसको बेसिक से कैसे समझे, फिर इसको मात्र कम सेकंड में कैसे उड़ाएं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। और सबसे कम प्राइस में 299 रुपये में आप लोगों को घर पर पहुँच जाएगी। आप लोग अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी मंगा सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के नियरेस्ट कोई भी बुक स्टोर होगा वहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी इस बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। रही बात एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो अभी पढ़ा है इसका प्रिंटेबल पीडीएफ, प्रिंटेबल जो अभी मैंने इसका क्लास नोट्स पीडीएफ, उसका ये द मिनट्स ऑफिशियल अपना चैनल है, इस पे मिल जाएगा। मैंने जो क्लास 1 कराया था उसका ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, 24,000 लोगों ने इसके डाउनलोड करके इस पीडीएफ का लाभ उठा लिए हैं। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लीजिएगा इसमें, और डेली का आप लोगों का क्विज भी चलता है। जैसे नीचे आओगे ना आप लोग, तो देखो जैसे ये है एनटीपीसी के लिए डे 126, यानी 126 तक क्विज चल गया है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आएगा। देखो यूजफुल फॉर आरआरबी, एनटीपीसी, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन ग्रेड 3, सारे के लिए
ये यूज़फुल हो, क्योंकि एक सेट में हम लोग 40 क्वेश्चंस कराते हैं और वो 40 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो सारे सब्जेक्ट को कवर कर देता है। उसमें सारे जीएस आ जाते हैं, उसमें जैसे आप लोगों का जीके का पोर्शन आ जाता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक और चीज़ है, इसमें कंप्यूटर का भी हम लोग क्विज कराते हैं। तो आप लोग इस डेली का 40-40 क्वेश्चन का सेट लगाओगे तो इससे आप लोगों का जीएस बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसको ज्वाइन करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डेली पे इस पे हमारी टीम जो है इस पे अपलोड कर देती है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और चीज़ें कैसे बेटर कर सकते हैं, और आप लोगों को जो भी चीज़ें सीखने को मिला, अगर चीज़ें अच्छा लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।